जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम में जिसका नाम है पारस की स्पेशल प्रस्तुति जैन रत्न। आज हमारे पास हमारे साथ एक ऐसे जैन रत्न हैं जिन्होंने न सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत से अपना लोहा मनवाया है, बल्कि उन्होंने सभी के लिए एक ऐसा स्तर सेट कर दिया है जिसे पहुंचना, जिसे छूना बहुत जरूरी होगा, लेकिन मेहनत उसके लिए बहुत कठिन लगेगी। इसी कड़ी में आप सभी के बीच उनका हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी रिटायर हाई कोर्ट जज जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन जी। सर जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है पारस की प्रस्तुति जैन रत्न। सर, आप एक ऐसे जैन रत्न हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से ये तो सिद्ध कर दिया है कि मैं अकेला ही काफी हूं, क्योंकि इस पोजीशन में अभी तक जहां पर आप पहुंचे हैं कोई जैन नहीं आ पाया है और आपने जैन का परचम, जैन समाज का परचम लहराया है। सबसे पहले इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मेरा सौभाग्य है जी कि मैंने जैन कुल में जन्म लिया, और ये सही है कि पुरुषार्थ तो व्यक्ति को करना ही पड़ता है। छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा। आज हम अपने आरती के माध्यम से भी, भजन के माध्यम से भी ईश्वर से, महावीर स्वामी से, पार्श्वनाथ स्वामी से प्रार्थना करते हैं कि आप आइए और हमें इस भवसागर से पार लगा दीजिए, परंतु ऐसा नहीं है। महावीर स्वामी ने तो हमें रास्ता दिखाया है। छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि एक पिता पुत्र जब रास्ते में जा रहे थे तो पुत्र अचानक एक कुएं में गिर गया। पिता उसके बाहर रह गए। पुत्र ने आवाज़ लगाई कि पिताजी मुझे निकालो, पिताजी मुझे निकालो। अब पिताजी अगर कुएं में कूद करके निकालें तो निकल नहीं सकते, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने तेरे लिए रस्सी लटका दी है, अब तू इससे खुद बाहर आ जा। ठीक इसी तरह से जैन धर्मावलंबियों के लिए हमारे 24 तीर्थंकर ने एक रस्सी कुएं में लटका दी है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चरित्र का गिठान उसमें 3 लगा दी। अब पुरुषार्थ करके कुएं से ऊपर तो हमें ही आना पड़ेगा। ये संसार एक ऐसा कुआं है जिसमें हम हैं, इसमें से पार होने के लिए हमें स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मैंने भी यहाँ तक पहुँचने के लिए निश्चित रूप से कड़ी मेहनत की, मेरे भाग्य ने साथ दिया और मैं आज आपके सामने यहाँ पर हूँ। सर, आपके बचपन की बात करें, क्योंकि इस वक्त जो आपको देख रहे होंगे वो यही सोच रहे होंगे हमारे समाज का, हमारे जैन समाज का एक ऐसे व्यक्तित्व ने गौरव बढ़ाया है, तो उसने बचपन में क्या कुछ किया होगा जो आज वो इस स्थान पर पहुंचा है। क्योंकि कहते हैं कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। तो क्या आपके घर वालों को पता लग गया था कि आप आगे चल के बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, इसलिए आपका हर डिसीजन में उन्होंने साथ दिया है? कैसा था आपका घर का वातावरण? कैसे थे पिता, कैसे थे उनके साथ आपके संबंध? क्या कुछ दिमाग में चल रहा था? पढ़ाई में आप कैसे थे? जानना चाहूँगी हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए, मेरा जन्म एक बहुत ही साधारण जैन परिवार में हुआ, और परिवार की स्थिति जिस समय में पैदा हुआ उस समय बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि राजा महाराजाओं के ज़माने थे। और जैसा आप लोग जानते हैं, राजस्थान के एक छोटे से गांव उनियारा, डिस्ट्रिक्ट टोंक में मैं उस परिवार से हूं, और परिवार की ऐसी भी स्थिति नहीं थी कि वो अपने, मेरी मदर का जो मैटरनिटी है वो करवा सकें। तो उन्होंने इंदौर, मेरे मामा के पास जा कर के, और मैं इंदौर पैदा हुआ। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे जो फादर के बड़े भाई थे उनके कोई संतान नहीं थी, तो मुझे दूसरी संतान में था अपने पिता की, तो मुझे एडॉप्शन में उनको दे दिया गया। वो क्योंकि वेल क्वालिफाइड थे, इंजीनियर थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीई किया हुआ था, तो उनके पास में गया, और शुरू से मेरा जो अध्ययन रहा है वो उन्हीं के पास रहते रहा है। और मैं ऑल ओवर राजस्थान फर्स्ट क्लास से लेकर के और 12 तक उनके साथ में रहा। 12 में फिर मैं एक कॉलेज में आया, तो बहुत ही कम उम्र में मैं कॉलेज में आ गया था, और 71 में मैंने कॉलेज में प्रवेश लिया। 74 में मैंने बीए किया, और 71 तक मैंने बीए किया, और 71 के बाद मैंने 74 में कोटा से एलएलबी किया, और मेरा
कोटा LLB में भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया, मैं हाईएस्ट परसेंटेज इन गवर्नमेंट कॉलेज कोटा में, आई एम टॉपर इन BA एंड LLB आल्सो। एंड हायर जुडिशल सर्विस मैंने 1992 में ज्वाइन की, वहाँ भी मैं टॉपर रहा हूँ, राजस्थान हायर जुडिशल सर्विसेज 1992 का। मैं कई जगह सेशन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहा, मैं फैमिली कोर्ट में भी रहा, मैं एंटी करप्शन कोर्ट में भी उदयपुर और कोटा में रहा, फिर हाई कोर्ट जज भी मैं जोधपुर एंड जयपुर दोनों रहा। आफ्टर रिटायरमेंट इन 2014 मैं राजस्थान स्टेट चाइल्ड वेलफेयर जुवेनाइल जस्टिस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन रहा, और 1 अक्टूबर 1980 से 2018 से मैं यहाँ पर चेयरमैन हूँ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल, चेयरमैन होना एक ऐसी संस्था का, ऐसी जगह का जिसके बारे में बहुत सारे लोग, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है, हम उस पर जानेंगे। माइनॉरिटी जो सबका हक है, जो माइनॉरिटी में 5 कम्युनिटीज़ आती हैं, 5 या 6 कम्युनिटीज़ आती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम आपसे, हमारे जैन जो दर्शक है, ताकि वो उसका लाभ उठा सके आपके माध्यम से, अपने जैन रत्न के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न आता है कि आप बोल रहे हैं कि आपके पिता काफ़ी एजुकेटेड थे और इस वजह से उन्होंने आपका हर चीज़ में साथ दिया, जो आप करना चाहते थे आपका साथ दिया। लेकिन एक जैन कुल में जन्म लेने के बाद इंसान धार्मिक होता है, आप हैं, लेकिन एक ऐसी शिक्षा लेना जहाँ पर झूठ भी चलता है, आपको सज़ा भी देना होगा लोगों को, तो उस स्थिति में भी, क्योंकि बहुत पहले के ज़माने की अभी हम बात कर रहे हैं, जब लोग इतने डेवलप नहीं हुए थे, कितने भी एडुकेटेड हो जाएं, बट कहीं ना कहीं मन में ये आता था कि हम जैन कुल के हैं, क्या हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देने के लिए तैयार हैं जहाँ पर झूठ उसे बोलना पड़े, जहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों के लिए उसे सज़ा सुनानी पड़े, जो कि ये जैन धर्म में पाप माना जाता है, किसी को दुख देना, किसी को परेशानी देना। तो उस स्थिति में आपके मन में या आपके पिताश्री के मन में कभी ये आया नहीं कि नहीं, हम थोड़ा हेजिटेट कर रहे हैं, क्या ये सही रहेगा हमारे धर्म के हिसाब से? ऐसा कुछ आया? देखिए, मैं जहाँ तक कोशिश होती है अपने धर्म के प्रति बहुत ही आदर और सम्मान का भाव रखता हूँ, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने जैन कुल में जन्म लिया। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है कि मैं कहता हूँ कि चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसे जैन धर्म के सिद्धांतों को तो अपनाना ही चाहिए। जैन धर्म के मुख्य रूप से 5 सिद्धांत हैं। सबसे पहले अहिंसा। आज पूरा विश्व बारूद के ढेर पर खड़ा है। हम देख रहे हैं क्या स्थिति रशिया और यूक्रेन की हो रही है। सारा यूक्रेन तबाह हो गया, और कहाँ हम पहुँचेंगे? अभी तो युद्ध चल रहा है। बहुत से आपके ही चैनल बताते हैं कि विश्व युद्ध होने की तैयारी में है। मैं उसमें लंबा नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, किसी के दिल को दुखाना भी अहिंसा है। जब जैन धर्म अहिंसा के लिए कहता है। दूसरा सबसे बड़ा अपरिग्रह। क्या आवश्यकता है समाजवाद की, गांधीवादी समाजवाद की, समाजवादियों की, कम्युनिस्टों की? जैन धर्म के सिद्धांत हम अपरिग्रह को ही अपना लें, हम इतना ही अपने पास रखें जितनी आवश्यकता है। हालांकि जैन धर्म के अनुयायी भी इससे अछूते नहीं है कि बहुत ज़्यादा संग्रह करते हैं, मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, पर सबसे मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके हम अपनी धार्मिक अवस्थाओं के प्रति कायम रहें। परंतु साथ ही जैन धर्म हम ये भी सिखाता है कि हम अनेकांतवाद पर विश्वास करें। अनेकांतवाद का सीधा सा अर्थ है एकांत खत्म, अनेकांत चालू। अनेकांत मतलब आप भी सही हैं, आप भी सही हैं और मैं भी सही हूँ, यही अनेकांतवाद है। दूसरा आहारचर्या। आज आहारचर्या बिगड़ती जा रही है। जैन धर्म कहता है रात्रि को भोजन नहीं करें, छान कर पानी पिएं, दूसरे का भी बराबर का सम्मान रखें। तो ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन पर हम खान पान पर भी अगर आज रेस्ट्रिक्शन सेल्फ इम्पोज करेंगे तो हम लंबा जीवन जिएंगे। आप इतना ही अपने जीवन को आरामदायक बनाएं जितना आवश्यकता है, क्योंकि दुख और सुख, विरह और मिलन ये साथ साथ चलते हैं। आप जितना सुख की ओर भागेंगे, दुख एक दिन आपको मिलेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। हम टीवी देखते हैं, क्या ऐड आते हैं, कई बार हम पंखा चलाते हैं और बिजली चले गई अचानक, तो फिर हमें पसीना आएगा, हमारा एसी काम नहीं करेगा। और एक आदमी है जो नीम के छाया के नीचे आराम से सोता है, मच्छर भी नहीं काटता। हम ऑल आउट लगाते हैं, मोर्टीन लगाते हैं, तो भी परेशान रहते हैं। इसलिए हमें अपनी सुख सुविधाओं को भी सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा। खान पान पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा।
सबसे बड़ी बात जो जैन धर्म हमें सिखाता है, उस पर हमें, ये जैन धर्म केवल धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की कला है और सब धर्मावलंबियों को जैन धर्म के सिद्धांतों को अपनाकर जीवन को धन्य बनाना चाहिए। जी बिल्कुल। चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटी कमिश्नर के मुंह से इस तरीके की बातें सुनना थोड़ा सा शॉकिंग है, क्योंकि आज थोड़ा बहुत एजुकेशन जो कोई ले लेता है ना सर, वो यही सोचता है कि अब हमें धार्मिक नहीं होना, हम पढ़े लिखे हैं, हमें मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ना है। अरे हमने डिग्रियां इसलिए थोड़ी ना ली है कि हम धार्मिक बने रहें। बहुत बड़ी चीज़ बताते हैं आपने जो बातें यहाँ पर बोली है। एंड आई एम श्योर, मैं अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगी, जब ये प्रोग्राम से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे, मैंने सर का दो रूप देखा है। जब हम बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, तो उस वक्त सर बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, लेकिन जब हम बात करते हैं धर्म को लेकर, तो उस वक्त सर बिल्कुल धार्मिक हो जाते हैं। आप गेस भी नहीं कर सकते हैं कि सर इतने धार्मिक होंगे, तभी इन्हें आप द्वारा जैन रत्न की उपाधि दी गई है। सर इस पे हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। आपके घर में क्या माहौल है, कैसा है, क्या आप भी जैन धर्म को इतनी ही कटिबद्धता के साथ और निष्ठा के साथ फॉलो करते हैं? लेकिन उससे पहले एक बार हम जरूर इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं माइनॉरिटीज को लेकर, जो हमारे जैन दर्शक को जानना बहुत जरूरी है। तो माइनॉरिटी क्या है सर, और क्यों जो ये 6 धर्म को दिए गए हैं, उनका जो बेनिफिट है जो लोग नहीं उठा पा रहे हैं, किसकी गलती है, क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, क्यों हमारे बीच में इतनी दूरियां आ गई हैं? थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि गवर्नमेंट क्या कहते हैं, ये माइनॉरिटी क्या कहती है, क्या रूल्स हैं जो हमें मिले हुए हैं और हमें उस रूल्स को निभाने चाहिए, प्लीज़ बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पर आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम सोचते हैं कि वास्तव में क्या ये बात सही है, तो यहाँ तो उल्टा हो रहा है। मजहब ही हमें सिखाता है आपस में बैर रखना। आज जो कुछ हो रहा है वो सब मजहब के खातिर ही तो है, सारा झगड़ा मजहब के खातिर है, परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए। जब देश आज़ाद हुआ और भारत का संविधान बना, तो संविधान में ये प्रावधान रखा गया कि माइनॉरिटीज़ को कुछ अधिकार दिए जाएं, और माइनॉरिटी को अधिकार दिए क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 30 सब क्लोज 1 रखा गया, और उसमें यह प्रावधान रखा गया कि 2 प्रकार की माइनॉरिटीज़ हैं, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और एक रिलीजियस माइनॉरिटी। हम क्योंकि रिलीजियस माइनॉरिटी पे ही यहाँ बात कर रहे हैं, ये कमीशन रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए ही है। धार्मिक आधार पे तो माइनॉरिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब तक 6 माइनॉरिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दिया है, परंतु भाषाई आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज तक किसी को माइनॉरिटी का दर्जा, किसी लैंग्वेज को नहीं दिया। स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा देती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज को माइनॉरिटी का दर्जा दिया है। तो ये कमीशन केवल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से संबंधित है, और संविधान के आर्टिकल 30 सब क्लोज 1 में ये प्रावधान रखा गया है कि एक सिंगल पर्सन माइनॉरिटी का, जो 6 माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें आप सब लोग जानते हैं हिंदू को छोड़ करके मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, ये 6 कम्युनिटी माइनॉरिटी के अंतर्गत आती हैं, और इनका सिंगल पर्सन यूनिवर्सिटी खोल सकता है। आप चाहें ट्रस्ट बनाएं, आप चाहें एक कंपनी भी खोल सकते हैं, परंतु वो प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं होना चाहिए, वो कंपनी ऐसी हो जो प्रॉफिट नहीं कमाती हो। आप ट्रस्ट बना सकते हैं, सोसाइटी आप बना सकते हैं, या इंडिविजुअल पर्सन भी एक यूनिवर्सिटी खोल सकता है। इतना बड़ा राइट हमें मिला हुआ है माइनॉरिटी के अंदर, तो उसका हमें लाभ लेना चाहिए। मैं तो सभी से ये भी कहूँगा कि भाई मंदिर बहुत बन गए, हम उन्हीं की सेवा पूजा कर लें। अब आवश्यकता है इस देश को जैन धर्म अवलंबियों से कि अब हम इंस्टीट्यूट खोलें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हम मेडिकल कॉलेज खोलें, हम हॉस्पिटल खोलें, और जनता की अपने इस सद उपयोग करके और पैसे का उपयोग करें। सर जो आपने बातें बताई हैं, तो ये आम से लेके खास हर व्यक्ति के लिए जो माइनॉरिटी में आता है। आई मीन जो इस वक्त चैनल देख रहे होंगे दर्शक, एक मिडिल क्लास का व्यक्ति भी अगर चाहे कि उसे पैसे चाहिए, तो वो पैसे लेना चाहते हैं, और जो भी सुविधाएं उसको माइनॉरिटी के अंदर मिलती हैं वो लेना चाहे अपने लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, तो आराम से ले सकता है, या उसे कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, एक फ्रेमवर्क होता है गवर्नमेंट में, क्योंकि हम प्रजातंत्र में हैं, और प्रजातंत्र की यही खासियत है कि ये जनता के द्वारा जनता पर, जनता के लिए शासन है, इसलिए उस फ्रेमवर्क में तो हमें काम करना पड़ेगा। परंतु माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति जो भी माइनॉरिटी के बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स उठा सकता है, क्योंकि केवल
धार्मिक आधार पे हमें माइनॉरिटी का दर्जा मिला हुआ है। इसलिए कोई भी माइनॉरिटी का जो धार्मिक आधार पे दर्जा है उसके जितने भी मेंबर्स हैं वो सब लाभ उठा सकते हैं। इसमें कोई बिलो पॉवर्टी लाइन का या रिच का कोई वास्ता नहीं है। किस किस प्रकार की चीज़ें हमें इसके अंदर प्राप्त हो सकती हैं अगर हम हक की बात करते हैं अपने? देखिए, बहुत ऐसी चीज़, मुख्य रूप से तो हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने खोल सकते हैं, हम अपनी कल्चर को बनाए रख सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल के हम अपनी धार्मिक जो हमारी शिक्षा है वो हम दे सकते हैं। मुख्य रूप से हमारे यही लाभ हैं माइनॉरिटी के हिसाब से। बिल्कुल। लेकिन सर, अगर जैसे कि हम कहते हैं हम माइनॉरिटी में आते हैं, हमें कुछ एडिशनल पैसे चाहिए होते हैं खर्चे के लिए, नॉर्मल एक परिवार के पालन पोषण में, तो वो भी आता है क्या? नहीं, वो खर्चा यहाँ से नहीं मिलता। ये केवल माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए है कि आप गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम है। हाँ, तो उसके जैसे अंदर पढ़ो परदेश है, सीखो कमाओ है, उस्ताद योजना है। तो कई सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी कई तरह की योजनाएं हैं जिसमें हमें लाभ मिलता है। जैसे कोई यूपीएससी का एग्जाम देता है तो उसे 1 लाख रुपए की सहायता माइनॉरिटी का होने के नाते मिलती है, और अगर स्टेट का कोई एग्जाम देता है तो उसे 25,000 रुपए की सहायता मिलती है, स्कॉलरशिप की तरह। ये माइनॉरिटी बेसिकली आप प्री क्लियर करने पर उसके। हाँ। तो इसी के साथ और भी बहुत सारे ऐसे अधिकार होंगे जो से बहुत से बेनिफिट्स हैं, बहुत सी स्कीम्स हैं। थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए दर्शकों के लिए। अब इतने गवर्नमेंट के, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि माइनॉरिटी स्टेटस लेने के बाद क्या एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के सिंगल पर्सन को क्या लाभ मिलता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि गवर्निंग बॉडी को, माइनॉरिटी कम्युनिटी का कोई भी इंस्टीट्यूट है तो वो गवर्निंग बॉडी उसकी खुद की होगी, यानी वो जिस पे फेथ और कॉन्फिडेंस रखते हैं उन व्यक्तियों को गवर्निंग बॉडी में रख सकते हैं। दूसरा, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ वो खुद भर्ती करेंगे, उस पर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। और स्टूडेंट्स भी अपनी कम्युनिटी के वो उसमें भर्ती कर सकते हैं। और राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट जो 2009 है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट इंस्टीट्यूशंस पे लागू नहीं होता है, यानी अपनी कम्युनिटी के लोगों को वो भर्ती कर सकते हैं। वो फीस स्ट्रक्चर उनका अपना खुद का होता है, वो अपनी कम्युनिटी के लोगों से कम फीस और दूसरे कम्युनिटी से ज़्यादा फीस लेने का अधिकार रखते हैं। ओके। वो डिसिप्लिनरी एक्शन अपने ही टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ पे वो खुद कंट्रोल रखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ST/SC एक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो इंस्टीट्यूशन है उन पे लागू नहीं होते। और डिसिप्लिनरी एक्शन वो खुद लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने PA इनामदार स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बिल्कुल ये तय कर दिया है। तो बहुत से ऐसे जो फायदे हैं वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फ़ायदा उठा सकते हैं इसका। बिल्कुल। अब बात करते हैं सर, क्योंकि जो दर्शक देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि हमें भी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट स्टेटस सर्टिफिकेट बनाना है, तो प्रोसीजर क्या होता है, थोड़ा सा जानना चाहूँगी, बता दीजिए। देखो, माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट लेने के लिए 2 वे हैं। पहला वे है जहाँ जिस स्टेट के वो रहने वाले हैं उस स्टेट में वो माइनॉरिटी स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक स्पेसिफिक एक्ट बना हुआ है 1992 का, उस एक्ट के तहत हर स्टेट में एक स्टेट कॉम्पिटेंट ऑफिसर होता है। उसका हमने वेबसाइट पे भी सारा दिया हुआ है, वो उसको देख करके और वहाँ से लाभ प्राप्त कर सकता है। और हमारी वेबसाइट ncmei.government.in में भी वो है। तो स्टेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को उन्होंने एप्लीकेशन देनी होती है विद सम डॉक्यूमेंट्स कि हमें माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाए, तो इजी वे में माइनॉरिटी स्टेटस वहाँ से मिल जाता है। दूसरा प्रोसीजर है कि अगर वो हमारे इस कमीशन से माइनॉरिटी का स्टेटस लेना चाहते हैं तो उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए एक सिंपल एप्लीकेशन स्टेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देना होगा। स्टेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 90 डेज़ के अंदर उसका डिसीजन करेगी। अगर 90 डेज़ में वो डिसीजन नहीं करते हैं, उनको नहीं देते हैं, तो ये माना जाएगा कि डीम टू बी गिवन माइनॉरिटी स्टेटस, और वो डायरेक्ट स्ट्रेट वे हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। एक सेट परफॉर्मा है, वो परफॉर्मा हमने नेट पे भी डाला हुआ है, उसको भर करके हमारे यहाँ पर लगा सकते हैं, ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। हम उस पर कार्रवाई करके माइनॉरिटी स्टेटस ग्रांट कर देते हैं। अगर इन केस माइनॉरिटी स्टेटस एप्लीकेशन स्टेट ने खारिज कर दी है या NOC की एप्लीकेशन खारिज कर दी है, तो सेक्शन 12A और 12B जो हमारे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004 बना हुआ है, बहुत छोटा सा एक्ट है, वो हमारे पास है भी सही। इस एक्ट का वो लाभ उठा सकते हैं। बहुत छोटा सा एक्ट है, बहुत छोटी सी इसमें धाराएं हैं, इसको पढ़ करके या किसी भी लाके जानकार व्यक्ति से वो राय प्राप्त करके और हमारे यहाँ पर एप्लीकेशन लगा सकते हैं, अपील कर सकते हैं।
दिस कमीशन हैज़ बोथ द जुरिसडिक्शन, ओरिजिनल एज वेल एज अपेलेट। जी बिल्कुल सर, अब माइनॉरिटी से थोड़ा सा हटकर आपके ऊपर आते हैं, क्योंकि आप जैन रत्न हैं। मैं बार बार इसलिए इस शब्द को दोहरा रही हूँ क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी उपाधि है और ये सबसे बड़ा अवार्ड है एक जैनी होने के नाते। तो आपका जो जीवन, आपके जो जीवनचर्या है, आपके घर का जो माहौल है, वो किस तरीके से आप अपने आप को देखते हैं? सिंपल नरेंद्र कुमार जैन या फिर चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? देखिए, सब लोग जानते हैं कि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता। जी। मेरे यहाँ तक पहुँचने में मेरे परिवार का बहुत बड़ा हाथ है, विशेष रूप से मेरी पत्नी का भी, जो 54 ईयर्स से मेरे साथ है और हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ देती है। मेरे 3 बेटे हैं, एक बेटी है। बड़ा वाला बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स कम टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियर है। 15 वर्ष से वो नोकिया में इंजीनियर था। अभी 1.5-2 वर्ष पहले उसने नोकिया छोड़ करके सैमसंग ज्वाइन किया है और अभी बॉम्बे वो पोस्टेड है, बहुत हायर अथॉरिटी पे वो है। तो उसका भी बहुत बड़ा हाथ उसमें है। उसने जो नोएडा के अंदर मकान लिया हुआ है, उसी के साथ मैं रहता हूँ। उसका परिवार यहाँ पर है। बड़े वाले बेटे के 2 लड़के हैं, एक इंजीनियर बन गया है जिसका अभी गूगल में सिलेक्शन हो गया, तो 4 जुलाई को वो बेंगलोर में ज्वाइन करेगा। छोटा बेटा अभी उसका बहुत छोटा है, 8 साल का डिफरेंस है, वो अभी 10th क्लास में है और दिल्ली के एक प्रेस्टिजियस स्कूल प्रेसिडियम में वो अभी 10th क्लास में है। दूसरा जो बेटा है वो एडवोकेट है और तीसरा बेटा डॉक्टर है। दोनों हस्बैंड वाइफ और डॉक्टर हैं। देवली के अंदर उनका अपना हॉस्पिटल है जो अनन्या हॉस्पिटल के नाम से है। और पूरा परिवार हमारा धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। पत्नी के लिए तो जितना मैं कहूँ, सर होने के बावजूद भी धार्मिक प्रवृत्ति के सब है और आपके घर में बिल्कुल पूरा धर्म चलता है। सारा परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का है। जहाँ तक कोशिश होती है, रात को भोजन नहीं करते, लहसुन प्याज का उपयोग घर पे तो कम से कम नहीं करते। बाहर जाते हैं तो हम तो रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि नहीं लेना चाहिए, परंतु कभी कभार कहीं गए कोई ले ले तो बात अलग, पर हम नहीं लेते। मेरी पत्नी को मैंने 54 साल के इतिहास में कभी रात को खाना खाता नहीं देखा। हमारे हाई कोर्ट जजेस की पार्टी भी होती है, सुप्रीम कोर्ट जजेस भी होते हैं, परंतु वो अलग बैठी रहती है। उसके लिए फ्रूट्स का इंतजाम हो जाए, मिल्क का इंतजाम हो जाए, ड्राई फ्रूट्स वो ले लेती है, परंतु कभी मैंने रात खाना खाते हुए 54 साल के इतिहास में नहीं देखा। तो घर में पूरा धार्मिक प्रवृत्ति से सब अपना जीवन यापन करते हैं। बिल्कुल। महाराज साहब, गुरुजी सबकी भक्ति करते हैं। मैं हर महाराज को मानता हूँ, चाहे दिगंबर के हों, श्वेतांबर के हों, मंदिर मार्गी हों, साधु मार्गी हों। मैं आचार्य श्री के भी दर्शन करने के लिए जाता हूँ, महाप्रज्ञ के पास भी जाता हूँ और महाप्रज्ञ के भी मैं बहुत भक्त हूँ। जहाँ भी उनका चतुर्मास होता है मेरा एक बार तो जाना हो ही जाता है। बिल्कुल। तो धर्म को नहीं छोड़ा आपने, चाहे आप चेयरमैन हैं, इस कुर्सी पे हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन आपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपने अंदर से धर्म नहीं निकाला है। देखिए, कम्युनिस्ट ये कहते हैं कि धर्म एक अफीम है। कार्ल मार्क्स ने कहा है धर्म अफीम है। मैं कहता हूँ धार्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी पथ भ्रष्ट नहीं हो सकता, किसी भी दृष्टि से पथ भ्रष्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हर व्यक्ति को अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए। धार्मिक भावनाएं हर व्यक्ति के मन में होगी, बुरे विचार कभी नहीं आएंगे। जी जी। कोई ऐसा संदेश देना चाहते हो हमारे इस वक्त जो दर्शक आपको सुन रहे हो, जिससे वो अपनी जिंदगी धार्मिक प्रवृत्ति के साथ तो बिताएं ही, लेकिन अपना उद्देश्य ना छोड़ें और कैसे दोनों का तालमेल बनाकर एक अच्छी ऊंचाई पर पहुंचे और एक अच्छी संस्था में नौकरी करें या अपना व्यापार करें, लेकिन धर्म को अपने अंदर रहने दें। जैसे आपने धार्मिक प्रवृत्ति के साथ धर्म को अपनाते हुए, साधु साध्वी मुनि सत्संग के साथ रहते हुए इस पद की गरिमा को बनाए रखा है, साथ ही जैन धर्म का जो परचम है लहरा रहे हैं, तभी आपको जैन रत्न से संबोधित किया जाता है। आपको जैन रत्न नाम का सम्मान आपको दिया गया है। तो इस स्थिति में, इस परिवेश में अगर मैं आपसे कुछ ऐसे शब्द सुनना चाहूँ जो हमारे दर्शक को एक अच्छा मार्ग दे सके, तो क्या देना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और प्रश्न में बड़ी गूढ़ता छिपी हुई है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे शुरू से ही एक ऐसे परिवार में पलने पोषने का, शिक्षा ग्रहण करने का और कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अपने सभी परिवार के
मेंबर्स के प्रति सबसे बड़ा बेटा मेरा हेमंत जैन, दूसरा बसंत जैन, तीसरा अनंत जैन और बेटी श्वेता जैन, जो भी एक बहुत अच्छे परिवार के अंदर जिसका विवाह हुआ है। हमारे दामाद भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, नितिन जैन, और वो भी यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो पूरे परिवार का मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं एक छोटा सा श्रावक हूँ और बहुत ही साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता हूँ। मैं किसी प्रकार का न अहंकार करता हूँ और न मैं ये कहूँगा कि किसी को करना चाहिए, क्योंकि दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जीवन में। कहते हैं कि विल नॉट फोर्स इज़ द बेसिस ऑफ स्टेट। शक्ति नहीं, इच्छा राज्य का आधार है। इच्छा की जब पूर्ति होती है मनुष्य के तो अहंकार बढ़ता है, और इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है। अहंकार और क्रोध दोनों ही मनुष्य के शत्रु हैं। मनुष्य को इच्छा की पूर्ति पर अहंकार नहीं करना चाहिए और इच्छा की पूर्ति न हो तो क्रोध नहीं करना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, क्रोध वैर का आचार्य मुरब्बा है। अगर क्रोध नहीं करेंगे, वैर पैदा नहीं होगा, आपको कहीं अदालतों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत अधिक धन संचय की आवश्यकता नहीं है। आज इस आपाधापी के युग में, आर्थिक युग में, हर व्यक्ति दुनिया की सारी संपत्ति को, धन को, पद को लालसा इतनी रखता है कि सारी दुनिया की चीज़ मुझे ही मिल जाए, खाली हाथ जाने के लिए। मनुष्य इस दुनिया में आया है, सद्कर्म करके जाएगा, बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करेगा, तो उसे आत्मीय शांति, आत्मीय सुख, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका डेवलप होगा। गलत रूप से कमाया हुआ पैसा गलत तरीके से ही खर्च हो जाता है। सही रूप से कमाया हुआ धन, सही रूप से जीवन किया गया निर्वाह हमेशा उसका साथ देता है। इसलिए मैं प्रत्येक, न केवल जैन धर्मावलंबी बल्कि सभी इस देश के वासियों से कहूँगा कि धर्म पर कायम रहें। धर्म कभी आपस में झगड़ा करना नहीं सिखाता और धर्म के आधार पर हमें कभी झगड़ना नहीं चाहिए। हमें सावधान होकर के, स्वयं विचार करके, चाहे कोई हमें कितना ही भड़काए, कितना ही बहकाए, कितना ही हमें अपने चंगुल में फंसाने की कोशिश करे, हम धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति कायम रहें, परंतु सर्वधर्म धर्म संभाव अपने मन में रखें। मस्जिद कोई ख़राब नहीं है, मंदिर कोई ख़राब नहीं है, गिरजाघर कोई ख़राब नहीं है, पर आज देश के अंदर जो माहौल बनाया जा रहा है वो किस कारण से बन रहा है हम उसमें नहीं जाएंगे, परंतु प्रत्येक धर्म के अवलंबियों से मैं कहूँगा कि वो अपने धर्म पर कायम रहें, दूसरे धर्मावलंबियों का भी, उनके धर्म के सिद्धांतों का भी वो बहुत अधिक सम्मान करें और जैन धर्म के अनेकांतवाद पर विश्वास करते हुए विश्व में शांति हो, अहिंसा हो, सत्य का वास हो। परंतु जैन धर्म हमें ऐसी शिक्षा देता है जो जीवन जीने की कला है, हमें उसी पे कायम रहना चाहिए। बिल्कुल, उसी के साथ आपने अपना कर्म भी किया, धार्मिक प्रवृत्ति के साथ अपना जीवन भी यापन किया, धर्म को अंदर समाये हुए अपने कार्य को हमेशा सर्वोपरि रखा। शायद इसीलिए आपसे अपने अब तक के इस करियर में जस्टिस होने के बावजूद भी कोई आपने गुनाह नहीं किया और आज सेल्फ कॉन्फिडेंट है आपके अंदर इतना कि जैसा आपने बताया कि जब हम इस जहां से जाएं तो उस वक्त अंदर ये रहे कि आत्मिक शांति आपके साथ जाए। तो ये वाकई में बहुत ज़रूरी होता है और इस वक्त जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे होंगे, आपको सुन रहे होंगे, तो आपके बारे में जानकर, आपकी जर्नी के बारे में जानकर, जो आपने हासिल किया है अब तक, उसको जानकर यही सोच रहे होंगे यही तो है जैन रत्न। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी जर्नी बहुत कुछ सिखाती है कि ये ज़रूरी नहीं है आप कहाँ बैठे हैं, ये ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हैं, तभी आपको जीवन का सबसे बड़ा अवार्ड मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जय जिनेन्द्र।